हेलो बच्चों, होमवर्क कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे, अपने परिवार का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जो भी लोग इस समय दिल्ली के आसपास के एरिया में हैं, कृपया अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज घरों से बाहर मत निकलिए, घरों में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। पढ़ाई होती रहेगी, सबसे पहले जिंदगी बचाओ, घर में बैठो और अपना ख्याल रखो और आराम से पढ़ाई करते रहो, बाहर मत निकलिए। अच्छा, आप सबको पता है कि हमने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करा है, उसमें हमने कई सारी चीजें कवर कर ली है। बेसिक का पार्ट हमने खत्म कर लिया है एंड नाउ वी आर इन आवर चैप्टर एनर्जी इंटरैक्शन, दैट इज हीट एंड वर्क। अब हमने क्या किया है, वर्क में हमने एक वर्क की बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख ली है। हमने वर्क की एक जनरलाइज्ड इक्वेशन भी निकाल ली थी, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो लेक्चर को देखिए, ठीक है। लेक्चर को देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियोस जितने भी आ रहे हैं, जो भी फैकल्टीज मेंबर वीडियो बना रहे हैं, सबके वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क में, वो हमारा टॉपिक है, हमको वर्क ट्रांसफर निकालना है अलग अलग प्रोसेसेस में। हमको वर्क ट्रांसफर निकालना है अलग अलग प्रोसेसेस में। मतलब आप सबको पता होगा कि हमारे पास अलग अलग प्रोसेस हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, पॉलीट्रॉपिक है। हर प्रोसेस में हमको वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन निकालनी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, वर्क ट्रांसफर फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। आइए निकालते हैं वर्क ट्रांसफर फॉर different processes in closed system। ध्यान रखिएगा, अभी हम क्लोज्ड सिस्टम में ही हैं, इन क्लोज्ड सिस्टम या नॉन फ्लो सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस है उसका, अच्छा हमारे पास 4-5 प्रोसेस हैं, आप नाम जानते होंगे। सबसे हमारा जो पहला प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमको वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन निकालनी है क्लोज्ड सिस्टम के अंदर। अब ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसका नाम याद रखिएगा, इसके 1-2 नाम और हैं। किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा आपको, और अगर आपको नाम नहीं पता होगा ना तो दिमाग घूम जाएगा। आपको आता सब रहेगा, बस नाम नहीं पता होगा, दिमाग घूम जाएगा। तो इसका नाम याद कर लीजिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम का। इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक। डोंट रीड आइसोचोरिक, इट्स नॉट आइसोचोरिक, इट्स आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक। इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। चाहे जिस भी नाम से बुलाओ, एक चीज पक्का है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आपको एक चीज पता है, आपके पास वर्क की इक्वेशन क्या हमने देखी थी, इंटीग्रेशन P इंटू डीवी। इंटीग्रेशन P इंटू डीवी। अब देखिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस है ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड भरा है। अगर आपसे कभी भी दे दिया एग्जाम में या किसी भी टॉपिक में, आपको अगर ये लिख के दे दिया कि दिस इज रिजिड कंटेनर, दिस इज रिजिड कंटेनर, दिस इज रिजिड कंटेनर, जब भी रिजिड वर्ड लिख दे, रिजिड कंटेनर, तुरंत लिखिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम। रिजिड कंटेनर को इमीडिएटली बिना देर किए हुए लिखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्यों? क्योंकि रिजिड कंटेनर में जितनी भी गैस होगी, वो गैस चाहे कितना भी एक्सपेंड कर ले, इस कंटेनर को 1 इंच भी नहीं हिला पाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है। हमने देखा था इसको रिजिड बाउंड्री में। क्लियर है? तो जब भी लिख के आ जाए रिजिड कंटेनर, आप क्या लिखेंगे इमीडिएटली? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर? चलिए, अब इसमें क्या है, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, फिक्स वॉल्यूम है। आपने एक बार उसमें गैस डाल दिया तो गैस का वॉल्यूम हो गया फिक्स, अब आप चेंज नहीं हो सकता। तो इसको हम बोलते हैं रिजिड कंटेनर या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर है? अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमको वर्क डन की इक्वेशन निकालनी है, वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन निकालनी है। इसमें
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे प्लॉट करूं तो आप सबको पता होगा कि पीवी प्लॉट पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसे बनेगा, बताइए। एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब क्या होगा, अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको मैं लिखूंगा VI टू VF, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम के बीच में हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, किसको, P dV को। क्लियर। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं P VI VF इंटू dV, लिख सकता हूं P VI VF इंटू dV। P आ गया यहां पे, dV का क्या होता है V, dV का इंटीग्रेशन क्या होता है V, सिंपल सी बात है, कहां से कहां, VI VF। तो इसको मैं लिख सकता हूं P VF माइनस VI, P VF माइनस VI। लेकिन बात क्या है, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहां पे क्या है, कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम है। VI बराबर VF, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, जितना इनिशियल वॉल्यूम है उतना ही फाइनल वॉल्यूम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, इनिशियल बराबर फाइनल, जब ये कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा, 0। सो P इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो हमको मिल गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन कितना आ गया, 0। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन इन अ क्लोज्ड सिस्टम कितना आ गया, 0। क्लियर है। चलिए अब आपको समझ में भी आएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 का मतलब क्या है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब, मान लीजिए मैंने आपको खूब सारा पैसा दे दिया कि जाओ कुछ काम करो, आपको मैंने बहुत सारा पैसा दे दिया, आपकी जेब पैसे से भरी हुई है और मैंने आपको कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, आपके हाथ पैर को बांध दिया फेविकोल से, कुर्सी पे बैठा के आपको चिपका दिया, आप हिल ही नहीं पा रहे हो, तो क्या कोई वर्क कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई वर्क कैसे कर पाओगे, वर्क तो तब होगा ना जब ट्रांसफर होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ट्रांसफर होने का प्रश्न ही नहीं है, जब ट्रांसफर ही नहीं होगा, चलोगे ही नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट एक जगह बैठे हो तो वर्क होगा ही नहीं, 0 वर्क होगा। क्लियर। चलिए तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन, ये आपको पता होगा। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन किसके लिए वैलिड है, आप क्या बोलोगे, फॉर क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और कांस्टेंट वॉल्यूम और रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में, किसके लिए वैलिड थी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो जब ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है तो इसी क्वेश्चन से ये आया है, ये भी रिवर्सिबल के लिए ही वैलिड होगा। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। बहुत आसान है, ये आप जानते भी होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। और फिजिकल अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा, आपके पास चाहे कितना पैसा हो, अरबों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, लाखों रुपए हो, जो भी पैसा आपके पास है, अगर मैं आपको कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, आपको हिलने ही ना दूं, रूम में बांध के रख दूं, हाथ पैर आपके बिल्कुल बांध दूं, आप मूव ना कर पाओ, तो क्या काम कर पाओगे, खाक नहीं कर पाओगे ना। क्लियर है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट डाली हेडलाइन, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन की इक्वेशन ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज्ड सिस्टम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अच्छा नाम ध्यान रखिएगा, इसका और नाम है, इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक, या एक और नाम है जो बहुत फेमस है, आइसोपिस्टिक, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, PIESTIC, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। अब ये आइसो मतलब क्या होता है, सेम, आइसो का मतलब सेम, और बारिक का मतलब बार, बारिक का मतलब बार, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। ये बार कहां से आया है, एक्चुअली होता क्या है, हम जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापते हैं वो एक डिवाइस से नापते हैं जिसका नाम होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापते हैं किससे नापते हैं, बैरोमीटर। तो इस बैरोमीटर में से इसको काट लिया गया और ये बन गया बार। ठीक है, तो यहां से यूनिट आई है बार। तो आइसोबारिक का मतलब सेम प्रेशर,
कांस्टेंट प्रेशर। आइसोपिस्टिक बोलिए, आइसोबारिक बोलिए या कांस्टेंट प्रेशर बोलिए, एक ही बात है। तीनों में कॉमन क्या है कि कुछ भी हो जाए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, बोलता है सर कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमने पिछला देखा है कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने कहा बेटा बहुत सिंपल सी बात है। बोला सर बताइए। हमने कहा एक सिलेंडर ले ले, एक पिस्टन ले ले, ठीक है, और पिस्टन को ऊपर से यहां पे ब्लॉक कर दे। पिस्टन को ऊपर से स्टॉप लगा के, स्टॉपर्स लगा के पिस्टन को ब्लॉक कर दे, पिस्टन ऊपर मूव ही ना कर पाए। जब पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर पाएगा तो यहां पे नीचे गैस है, गैस प्रेशर लगाएगी पिस्टन पे, ऊपर की तरफ धकेलेगी, तो पिस्टन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर स्टॉप वॉल्व है तो पिस्टन को मूव होने नहीं देंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। सॉरी। बच्चा बोलता है कि सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो आसान है। बच्चा बोलता है सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो आसान है, कांस्टेंट प्रेशर कैसे होगा ये बताइए। मैंने कहा आ जाओ। बच्चा दौड़ता दौड़ता आया, ध्यान से समझिएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सिलेंडर है और मान लीजिए एक बहुत प्यारा सा यहां पिस्टन लगा है आपका। ये सिलेंडर है और इसमें बहुत प्यारा सा पिस्टन लगा है, ठीक है। यहां पे कोई गैस भरी है, यहां पे कोई गैस भरी है। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। अब कोई अगर बोलता है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अगर ये मैं बोल दूं दिस प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अगर मैं आपसे बोल दूं ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आप बोलोगे सर ये तो अजीब ही बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी आप जो बोल दोगे मान लेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जो बोल दोगे मान लेंगे, प्रूफ तो देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप जो बोल दिए मान लिए, ठीक है। हमने कहा मत मान, मैंने कहा मत मान, देख ले। तो बच्चे ने कहा सर दिखाओ ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसे है, आप लोग बताइए, दिमाग में सोचिए और कमेंट करिए। ये गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब गैस एक्सपैंड होगी तो पिस्टन को ऊपर पुश करेगी, और अगर पिस्टन ऊपर पुश होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, है ना। तो कैसे कह सकते हो कि दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दिस इज आइसोपिस्टिक, दिस इज आइसोबारिक, कैसे कह दोगे, नहीं कह सकते ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि है, मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब मैं आपको प्रूफ कराता हूं कैसे, ध्यान से देखिए। इस पिस्टन को मैंने पकड़ा और बाहर निकाला, इस पिस्टन को यहां से पकड़ा और मैंने इसको बाहर निकाल लिया। देखिए ध्यान से, इस पिस्टन को मैंने पकड़ा और सिलेंडर में से बाहर निकाल लिया, इस तरह से कुछ। क्यों निकाला, क्योंकि मैं बनाना चाहता हूं पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका, पिस्टन। फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना चाहता हूं किसका, पिस्टन का। समझिएगा बात को। बताइए पिस्टन पे कितने प्रेशर लग रहे हैं या कितने फोर्स लग रहे हैं। आप बोलोगे सर अंदर गैस है, तो गैस क्या करेगी, पिस्टन पे प्रेशर लगाएगी। मैंने कहा कैसे लगाएगी, आप बोलोगे सर अपवर्ड, तो नीचे से क्या होगा, गैस का प्रेशर लगेगा अपवर्ड, गैस का प्रेशर लगेगा अपवर्ड। मैंने आपसे बोला और बता, और कौन सा प्रेशर लगेगा, आप बोलोगे सर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पिस्टन के ऊपर, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ना पिस्टन के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा और बताओ, आपने कहा सर एक चीज और लगेगा, पिस्टन का वेट। पिस्टन का वेट कहां लगेगा, नीचे की तरफ। पिस्टन का वेट कहां लगेगा, नीचे की तरफ। लेकिन अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो आपको पता है डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं मैं प्रेशर को वेट से कंपेयर कर लूंगा, प्रेशर को मैं वेट से इक्वेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि वेट की यूनिट न्यूटन होती है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो जो पिस्टन का वेट लग रहा है अगर मैं उसको भी प्रेशर में कन्वर्ट करूं तो मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ पिस्टन, प्रेशर ऑफ पिस्टन, PP, प्रेशर ऑफ पिस्टन कितना लगेगा। आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, वेट ऑफ द पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन। आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, वेट ऑफ द पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है। पिस्टन का प्रेशर, पिस्टन नीचे कितना प्रेशर लगाएगा, वेट ऑफ द पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन। क्लियर है। अब चलिए मैंने क्या बोला, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन द पिस्टन इज नॉट मूविंग, व्हेन द पिस्टन इज
नॉट मूविंग। पिस्टन इज नॉट मूविंग का मतलब क्या होता है? पिस्टन की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन, पिस्टन की इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि गैस पिस्टन को धकेल रही है और पिस्टन ऊपर नीचे धक्का-धक मूव कर रहा है। मैं आया और मैंने पिस्टन को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर रोक लिया। मान लो पिस्टन यहां पहुंचा, मैंने बोला बेटा रुक जाओ। पिस्टन ने बोला क्यों, काहे रोक रहे हो? मैंने बोला तुम्हें इसलिए रोक रहा हूं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ध्यान से समझिएगा टेक्निकल बातें। पिस्टन मूव कर रहा है, मैंने पिस्टन को इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रोक लिया। पिस्टन बोला क्यों रोक रहे हो? मैंने बोला मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं तेरी स्टडी करना चाहता हूं, मैं तेरी स्टडी करना चाहता हूं, तेरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूं। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने पिस्टन को रोक लिया और इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं पिस्टन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने लिख दिया फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन। अब मैं देख रहा हूं इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन द पिस्टन इज नॉट मूविंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब लिखिए, जो फोर्स बैलेंस करिए, देखिए नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक, प्रेशर ऑफ पिस्टन, ऊपर कितना लग रहा है? पी एटीएम और पी गैस, ये लग रहा है। पी गैस ऊपर, प्रेशर गैस का ऊपर, एटमॉस्फेरिक नीचे और प्रेशर ऑफ द पिस्टन नीचे। तो मैं लिख देता हूं कि प्रेशर ऑफ गैस ऊपर की तरफ लग रहा है, बाकी दोनों नीचे लग रहे हैं, बराबर पी एटीएम प्लस प्रेशर ऑफ द पिस्टन। लिख सकता हूं इक्वेशन, इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दिया, सारे अपवर्ड फोर्स बराबर सारे डाउनवर्ड फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो उसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस प्रेशर ऑफ द पिस्टन इज वेट ऑफ द पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन। प्रेशर ऑफ द पिस्टन क्या हो सकता है? वेट ऑफ द पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन। अब ध्यान से समझिए, ये जो गैस का प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, ये तीन बात पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ पी एटीएम, वेट ऑफ द पिस्टन एंड एरिया ऑफ द पिस्टन। देखिए ये जो गैस का प्रेशर है यहां, ये कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? इस पे और इस पे। क्लियर? अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, आप सबको पता है, एक बार 101325 पास्कल। वेट ऑफ द पिस्टन, एक बार आपने पिस्टन को डिजाइन कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, सिलेंडर के अंदर लगा दिया, तो पिस्टन का वेट भी कांस्टेंट हो गया। ऐसा तो है नहीं पिस्टन का वेट चेंज कर लोगे बीच बीच में, नहीं कर पाओगे ना, तो पिस्टन का वेट भी क्या हो गया? कांस्टेंट। एक बार आपने पिस्टन डिजाइन कर लिया तो पिस्टन का एरिया भी क्या हो गया? कांस्टेंट। पिस्टन का एरिया तो चेंज होगा नहीं, एक बार आपने लगा दिया तो पिस्टन जो प्रेशर ऑफ गैस है, यहां का जो गैस का प्रेशर है वो तीन बात पे डिपेंड कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेट ऑफ द पिस्टन और एरिया ऑफ द पिस्टन। और ये तीनों चीजें क्या है? कांस्टेंट। ये तीनों चीजें क्या है? कांस्टेंट। ये सारा क्या है? कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बट एट, कहां पे हमने देखा है? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम पिस्टन के लिए या गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही उसको देखते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको रोक लेते हैं और वहां पे हम स्टडी करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहां पे गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो क्या होगा? दिस इज व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, अब हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते कैसे हैं। अब हम निकालेंगे इनकी इक्वेशन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए और मैं आपको इक्वेशन लिखाता हूं। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। सॉरी। चलिए, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में भी क्या करना है? सिंपल सी इक्वेशन लगानी है। क्या लगानी है? पीडीवी, आपने पढ़ाई होगा, वर्क डन। हर जगह आपको यही इक्वेशन यूज करनी है क्योंकि कौन सी इक्वेशन है? जनरलाइज्ड इक्वेशन। जनरलाइज्ड इक्वेशन। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को कैसे ड्रॉ करेंगे, आप सबको पता होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसे ड्रॉ करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लीजिए यहां पे वॉल्यूम क्या है? VI, यहां पे वॉल्यूम क्या है? VF। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। मान लीजिए इस तरफ सिस्टम हमारा चल रहा है। अब यहां पे क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब इस पूरे लाइन पे हर जगह क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया, यहां वॉल्यूम VI है, यहां वॉल्यूम VF हो गया। ठीक है, अब इसको लिखो, वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VI टू VF P dV। ठीक है,
यहां से हमने क्या किया, P बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डीवी, इंटीग्रेशन डीवी क्या हो गया, V कहां से कहां, VI से VF, क्या हो गया, P कैसे लिखेंगे, P VI माइनस सॉरी P VF माइनस VI, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेशन किया डीवी का क्या हो गया, V लिमिट रखा VI टू VF, कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो VF माइनस VI, सो दिस इज व्हाट, वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दिस इज वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब जब मैं ये लिखूंगा तो तुम चिल्ला उठोगे, बोलोगे सर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी, बोलोगे सर इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी, आपने बताया था ना मुझे कि क्लोज सिस्टम में वर्क ट्रांसफर कैसे निकालूंगा, एरिया से, हमने कहा ठीक है निकाल ले। अब बोलोगे सर मैं एरिया से निकालना चाहता हूं, हमने कहा निकाल ले। ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, इसका एरिया कैसे निकालोगे, दिस हाइट इंटू दिस विड्थ, हाइट कितनी है P, विड्थ कितनी है VF माइनस VI, VF माइनस VI, तो यहां से भी निकाल लोगे क्या, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन, सेम चीज आएगी, दिस इज व्हाट VF, थोड़ा क्लियर लग जाता हूं इसको, दिस इज व्हाट VF माइनस VI, चाहे यहां से निकाल लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, चाहे ऐसे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, क्लियर है। चलिए थर्ड प्रोसेस में आते हैं जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक, नोट करिए प्रॉपर, नोट प्रॉपर बनाइए, तीन चीजों को फॉलो करते रहिए, भूलिएगा मत, अनइंस्टॉल ऑल द अननेसेसरी एप्लीकेशन, ट्राई टू स्टडी 6 to 7 hours a day, 6 से 7 घंटे डेली पढ़िए, एंड ट्राई टू सॉल्व 300 to 400 क्वेश्चंस अ डे, इतना करिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। हाँ, पढ़ाई जो करिएगा 6 से 7 घंटे वो बिल्कुल मन से करिए, ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। थर्ड प्रोसेस कौन सा है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया, प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, अब क्या कांस्टेंट करूं, टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट करूं, टेम्परेचर, तो थर्ड प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसका नाम क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जो भी हो मुझे नहीं पता है क्या होता है, बट मुझे इतना पता है कि टेम्परेचर यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट। अभी हम इस प्रोसेस के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानते, ठीक है, तो हमें अभी क्या पता है कि यहां पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो भी है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए मान लीजिए, assume an ideal gas, मान लीजिए मैं किसी आइडियल गैस की बात करता हूं, किसी आइडियल गैस की बात करता हूं, कोई आइडियल गैस मैंने मान लीजिए ले लिया ऐसे ही। अब मैं अगर आइडियल गैस की बात करूं तो फॉर आइडियल गैस आपको पता होगा PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू MRT, यह सबको बेसिक इक्वेशन पता होगी, मैंने आपको बताया था। P is what, absolute pressure, this is absolute pressure, volume of the gas, mass of the gas, characteristic gas constant, and this is absolute temperature। absolute temperature का मतलब क्या, temperature in Kelvin, temperature in Kelvin, क्लियर है। चलिए अब हमने क्या किया, यहां पर हमने आइडियल गैस माना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए M क्या है, मास कांस्टेंट है, अगर आपने गैस ले लिया तो मास कांस्टेंट हो गया। R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी पर्टिकुलर गैस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। और अभी अभी आपने बोला कि सर यहां टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं थोड़ा तेज इसको कवर करवा रहा हूं क्योंकि इतनी कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है, ये आप सबको पता होगा, बेसिक बेसिक इक्वेशन है, हर जगह पीडीवी लगाना है, इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ाई होगा बेसिक 9th 10th में, वही अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या देखा, यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब हमको पता है किसी भी प्रोसेस में आपको इक्वेशन निकालनी है, आपको किसी भी प्रोसेस में इक्वेशन निकालनी है, ध्यान रहे जब तक आप क्लोज सिस्टम पढ़ रहे हो आप एक ही इक्वेशन लिखोगे, क्या, पी डीवी, क्या लिखोगे, पी डीवी, क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या बना,
पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या पीवी इज इक्वल टू सी, एम भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट, तो क्या बन गया, पीवी इज इक्वल टू सी। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू सी बाई वी, बताइए पीवी इज इक्वल टू सी, लिख सकता हूं P इज इक्वल टू सी बाई वी, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब क्या मैंने क्या किया, इस P की वैल्यू को जो C बाई वी है उठा के यहां पे रख दिया, P बराबर कितना है C बाई वी, तो मैंने रख दिया यहां पे इंटीग्रेशन C बाई वी इंटू dV इज इक्वल टू वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमको आइसोथर्मल वर्क निकालना है ना, C बाई वी dV। अब आप सबको पता होगा C क्या है, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल, तो मैंने C को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा dV बाई वी, C यहां रह गया, dV का बाई V क्या होता है ln V, क्या होता है ln V, dV बाई V क्या होता है इंटीग्रेशन ln V, ठीक है। कहां से लिख सकता हूं VI टू VF, VI टू VF, कोई भी सिस्टम चलेगा तो कहां से कहां चलेगा, इनिशियल से लेके फाइनल तक, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अगर आप बोलोगे सर वॉल्यूम ही क्यों चेंज हो रहा है वॉल्यूम चेंज क्यों हो रहा है, तो वॉल्यूम इसलिए चेंज हो रहा है सॉरी, कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क मिलेगा ही नहीं, तो वॉल्यूम एक वेरिएबल है ना, कहां से कहां चेंज होगा, VI से VF। कोई भी प्रोसेस हो वॉल्यूम तो चेंज करना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क ही नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है इसको मैंने लिख दिया यहां पे, वर्क डन इन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज इक्वल टू व्हाट, C ln V, कहां से VI से VF। अब मैंने लिमिट को स्प्लिट किया, क्या लिख सकता हूं, हायर माइनस लोअर ln VF माइनस ln VI, अपर लिमिट ln VF माइनस लोअर लिमिट ln VI। अब आप सबको पता होगा, इसको मैं लिख सकता हूं C ln VF बाय VI, C ln VF बाय VI कैसे लिखा मैंने, आप सबको पता होगा log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। अगर आपको ना पता हो तो मैं वो भी लिख देता हूं भैया कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आई थिंक आपको पता होगी सबको, इतनी बेसिक चीज है ये। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, C ln VF बाई VI, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं आगे, तो वर्क डन क्या मिला हमको, C ln VF बाई VI। अब C को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझिए, C को मैं क्या लिख सकता हूं, P इंटू V, तो मैंने लिख दिया दिस इज PV ln VF बाई VI, PV ln VF बाई VI, ठीक है। या इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, WT कांस्टेंट, वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कितना आया, PV ln VF बाई VI, VF बाई VI, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अगर आप चाहो तो यहां PV को MRT भी लिख सकते हो, PV की जगह MRT भी लिख सकते हो, यहां से PV इज इक्वल टू MRT, बात वही पड़ेगी, आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको PV लिख सकते हो, आप यहाँ पे MRT भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू MRT, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो MRT ln VF बाई VI। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए छोटी छोटी क्वेश्चन है, ये आप सबको डिराइव कर लोगे, बहुत आसान है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको पता है। जहां भी मेरे को एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, आई विल डेफिनेटली स्टॉप एंड इलेबोरेट द थिंग्स इन अ वेरी बेसिक मैनर, ठीक है। चलिए, हमने क्या देखा, वर्क डन इन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कितना आया, PV ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3,
इक्वेशन नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम पीवी डायग्राम पे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे हम आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे दिखाते हैं। जैसे कांस्टेंट प्रेशर को कैसे दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्टिकल लाइन। अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम पे कैसे दिखाते हैं, तो देखिए ये है प्रेशर यहां पे और यहां पे है वॉल्यूम। हमको क्या दिखाना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे दिखाओगे, आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एमआरटी थी, मतलब एमआर क्या है कांस्टेंट, टीवी क्या है कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन कैसे है, ये इक्वेशन किसकी तरह दिखती है, दिस इक्वेशन इज x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें, पीवी वेरिएबल है, यहाँ पे प्रेशर भी वेरी हो रहा है, वॉल्यूम भी वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, x और y क्या है वेरिएबल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट। तो दिस इक्वेशन इज वेरी मच सिमिलर टू एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट किसकी इक्वेशन है, दिस इज हाइपरबोला, दिस इज हाइपरबोला। कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब आपको ना समझ में आए तो बेसिक याद रखिएगा, मैं आपको मैथमेटिकल नहीं बता रहा हूं, आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हाइपरबोला, फर्स्ट ऑर्डर का हाइपरबोला, सिंपल हाइपरबोला। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, मान लीजिए मुझे 1 से 2 के बीच में ड्रॉ करना है, ये है 1 ये है 2, इन दोनों स्टेट के बीच में मुझे एक आइसोथर्मल प्रोसेस ड्रॉ करना है। मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरह का हाइपरबोलिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले कि सर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मतलब इस तरफ चल रहा हूं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, मैंने बोला लिख लो पीवी ln वीएफ बाई वी आई। वीएफ क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, और वी आई क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टा आ रहे हो, अगर आप इस तरह से आ रहे हो, कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तब ये क्वेश्चन कैसे लिखोगे, पीवी ln वीएफ फाइनल वॉल्यूम। आपकी फाइनल वॉल्यूम ये नहीं है, आप यहां से चलना स्टार्ट किए हो ना अब उल्टा, तो फाइनल क्या हो जाएगा ये, तो आप लिखोगे वी आई, और फिर ये क्या है, इनिशियल पॉइंट जहां से चलना शुरू किए हो, तो क्या लिखोगे यहां पे वी एफ। क्या लिखोगे यहाँ पे, मान लीजिए पॉइंट नंबर 2 है, सपोज दैट ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, आप यहां से चल रहे हो यहां तक आ रहे हो, तो क्या लिखोगे, वी एफ क्या है, V1, वी एफ बराबर क्या है V1, और वी आई क्या है V2। जहां से चलोगे वो इनिशियल, जहां पहुंचना है वो फाइनल। इक्वेशन कैसे भी लगा लो, जहां से स्टार्ट किया वो इनिशियल है और जहां जाना है वो फाइनल है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा आपसे अगर कोई पूछे कि इक्वेशन नंबर 3 जो है, इक्वेशन नंबर 3 ये किसके लिए वैलिड है, इक्वेशन नंबर 3 किसके लिए वैलिड है, तो क्या बोलोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इक्वेशन की वैलिडेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन की वैलिडेशन को याद रखना। गेट 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर, किसके लिए लिखोगे, इट इज वैलिड फॉर, देखिए वैलिड फॉर, बताइए, वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम, सिंपल सी बात है, हम उसी की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस, या पहले ये लिख लो क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि W इक्वल टू पी डीवी किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए, इसलिए ये भी रिवर्सिबल के लिए वैलिड होगा, क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड होगा, आइसोथर्मल के लिए वैलिड होगा, और आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा, आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा। अगर मैं एक लाइन में लिखूं इसकी वैलिडेशन, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इक्वेशन पीवी ln वीएफ बाई वी आई इज ओनली वैलिड व्हेन, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन एन आइडियल गैस इज अंडरगोइंग reversible isothermal process, when an ideal gas is undergoing reversible isothermal process in a closed system, in a closed system। क्लियर है,
तो ये है हमारा बेसिक किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। सबको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए नेक्स्ट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। चौथा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर जीरो। सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में ना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ना सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम है और यहां इसकी सराउंडिंग है, तो सिस्टम से सराउंडिंग हीट ट्रांसफर जीरो, या सराउंडिंग से सिस्टम हीट ट्रांसफर जीरो। ये कब हो सकता है, जब मैं सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेट कर दूं। कब हो सकता है, जब मैं सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेट कर दूं, तभी ये हो सकता है। ठीक है, तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। ये कब हो सकता है, जब हम सिस्टम को पूरी तरह से इंसुलेट कर दें। ये हम देखेंगे जब हम हीट पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो आप सबको बता दूं मैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो होती है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप सबको भी बेसिक पता होगा। गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो, सीपी बाय सीवी। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हीट पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू सी बाय वी टू द पावर गामा। लिख सकता हूं P इज इक्वल टू सी बाय वी टू द पावर गामा, लिख सकता हूं इसको। चलिए, या यहां से मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू P इंटू वी टू द पावर गामा, लिख सकता हूं इसको। P को मैंने लिखा C बाय वी टू द पावर गामा, या देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कोई जरूरत नहीं है इसको, मैं इसको लिखता हूं P इज इक्वल टू V को ऊपर लेके जाता हूं, C वी टू द पावर माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं सीधा ऊपर लग गया, लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, P1 बराबर C V1 टू द पावर माइनस गामा, और P2 बराबर C V2 टू द पावर माइनस गामा, लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है। तो मुझे क्या करना है, वर्क डन की इक्वेशन निकालनी है। मैं क्या लिखूंगा, P इंटू डीवी। क्या लिखूंगा, P इंटू डीवी। अब मैंने क्या किया, यहां से P की जगह क्या रखा, ध्यान से देखिए, P की जगह मैंने क्या रखा, C V टू द पावर माइनस गामा, C V टू द पावर माइनस गामा इंटू डीवी। क्लियर है। लिमिट कहां से कहां ले रहा हूं, मान लो V1 से V2, V इनिशियल से V फाइनल। ठीक है, C को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ध्यान से समझिए, C को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन V टू द पावर माइनस गामा इंटू डीवी। कहां से, V1 से V2। थोड़ा मैं स्टेप तेज कर दे रहा हूं, आपको सबको पता होगा, बेसिक इक्वेशन है ये मैथ की। C इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, V टू द पावर माइनस गामा, x टू द पावर n, क्या लिखते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, क्या लिखते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कहां से कहां, V1 से V2। क्लियर है। चलिए इसको मैं स्प्लिट करता हूं, ब्रेक करता हूं। क्या लिखूंगा, देखिए इसको मैं ब्रेक करता हूं, अपर लिमिट क्या लिखूंगा, देखिए इसको मैं पहले ब्रेक करता हूं, ध्यान से देखिए। V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 को मैं कैसे लिखता हूं, समझिए। V टू द पावर माइनस गामा इंटू V, V टू द पावर माइनस गामा इंटू V। जब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर क्या है माइनस गामा, इसकी पावर क्या है 1, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बात वही है। और नीचे को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस गामा प्लस 1 मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। ये माइनस गामा प्लस 1 मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या लिख दिया, V2 और V1। इतना क्लियर है। देखिए फिर क्या आ गया, C अपर लिमिट V2 टू द पावर माइनस गामा इंटू V2, माइनस लोअर लिमिट V1 टू द पावर माइनस गामा इंटू V1। क्लियर है। यहां क्या रखा, एक बार V2 रखा माइनस एक बार V1 रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, मैं C को ले गया अंदर, C को अंदर ले गया और दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, C
V2 टू द पावर माइनस गामा इंटू V2 माइनस C V1 टू द पावर माइनस गामा इंटू V1। इस C को ले गया अंदर, यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। अब C V2 टू द पावर माइनस गामा, C V2 टू द पावर माइनस गामा क्या हो जाएगा P2, C V1 टू द पावर माइनस गामा, C V1 टू द पावर माइनस गामा क्या हो जाएगा P1। तो मैं क्या लिख दूं इसको P2, ये हो जाएगा P2 और ये क्या हो जाएगा V2 और ये क्या हो जाएगा P1 और ये क्या हो जाएगा V1। P2 V2 माइनस P1 V1 और यहां क्या था अपॉन माइनस गामा माइनस प्लस 1, अपॉन माइनस गामा प्लस 1 ये था ना यहाँ पे, इसको मैं लिखना भूल गया था। यहाँ नीचे क्या है माइनस गामा प्लस 1, तो आप नीचे क्या लिख दोगे माइनस गामा प्लस 1। क्लियर, इसको इरेज करिए, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं बाकी क्या आएगा। इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो क्या आ जाएगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, क्या लिख सकता हूं P1 V1 माइनस P2 V2, मैंने ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा गामा माइनस 1। दिस इज योर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। दिस इज योर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। किसके लिए वैलिड होगा, क्लोज सिस्टम और एडियाबैटिक प्रोसेस, क्लोज सिस्टम और एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, और रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है। और क्या होगा, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस, ये तीनों में इक्वेशन क्या होगी वैलिड। सो दिस इज वर्क डन इन क्लोज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ऐसे हम पॉलीट्रॉपिक के भी लिख लेंगे। पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन क्या होगी, जहां पे गामा है वहां पे 1 कर देंगे। हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे जब हम हीट पढ़ेंगे और जब हम वर्क पढ़ेंगे, सॉरी जब हम हीट पढ़ेंगे तो हम एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक दोनों को क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे, दोनों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन क्या होगी आप सबको पता होगा। पॉलीट्रॉपिक मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, जब हम हीट पढ़ना शुरू करेंगे तो पॉलीट्रॉपिक बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसकी भी इक्वेशन जो है हम सेम मैनर में निकालेंगे, जैसे हमने एडियाबैटिक का निकाला है वैसे सेम हमको क्या निकालना है पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन। बस फर्क क्या है, जहां उसमें गामा है वहां इसमें क्या है n क्या है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, n क्या है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, n क्या है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और n की वैल्यू क्या होती है 1 से लेके गामा के बीच में, ठीक है। तो हम इसकी भी इक्वेशन निकालेंगे सेम मैनर में। पॉलीट्रॉपिक के लिए एकदम सेम इक्वेशन आएगी, जहां पे गामा है वहां पे n रखना है। क्या आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। सेम इक्वेशन जैसे हमने एडियाबैटिक का निकाला है वैसे हम पॉलीट्रॉपिक का निकालेंगे, तो ये आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। ये हो जाएगी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन सेम मैनर में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए, ड्राइव कर लीजिए, सेम इक्वेशन आएंगी, तो कोई इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब एक हम कंक्लूजन देख लेते हैं 1 मिनट का। कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन ये कहता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन वर्क ट्रांसफर होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर भी होता है और वर्क ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर होगा और ना ही वर्क ट्रांसफर होगा। एडियाबैटिक में क्या होगा, वर्क ट्रांसफर होगा, P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। पॉलीट्रॉपिक में हीट भी ट्रांसफर होगा, वर्क भी ट्रांसफर होगा, और आइसोलेटेड में क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता और ना ही वर्क का ट्रांसफर होता है। क्लियर है।
तो हमने क्या देखा, हमने सारे प्रोसेस की इक्वेशन देखी। मैंने आपको थोड़ी सी स्पीड अप इसलिए किया ताकि ये चीज बेसिक है, ये आपको पता होगा। जब कंसेप्ट की बात आएगी तो हम प्रॉपर वे में उसको कवर करेंगे। इस चीज को नोट करिएगा, प्रॉपर डिराइव करिएगा इक्वेशन, एक बार अपने मन से करिएगा, इसको नोट में प्यार से लिखिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे। हमें देखेंगे पीवी इक्वल टू गामा, पीवी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये कैसे डिराइव होती है, कैसे हम इक्वेशन निकालते हैं, और हम स्लोप भी निकालेंगे आइसोथर्मल कर्व का, और कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का भी स्लोप हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लोप्स डिराइव करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोथर्मल का स्लोप डिराइव करेंगे, और हम वहीं से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और एक बार इन सबको प्रॉपर्ली डिराइव करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ध्यान रखिएगा, पीवी टू द पावर गामा एडियाबैटिक, पीवी टू द पावर एन पॉलीट्रॉपिक, जहां गामा वहां एन, इक्वेशन डिराइव सेम होगी। क्लियर है? तो इसको प्रॉपर्ली नोट करिए और बने रहिए हमारे होमवर्क चैनल के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और देखते रहिए होमवर्क कोचिंग का यूट्यूब चैनल।